हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगले दिन चैंग को किसी कंपनी के जनरल मैनेजर के असिस्टेंट का कॉल आता है। बोलता है हमारी कंपनी ना तुम्हारे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है। ये सुनकर चैंग लू शाओ को लेकर उस कंपनी में जनरल मैनेजर से मिलने के लिए जाता है। लू शाओ जब उस कंपनी के जनरल मैनेजर को देखता है तो हैरान हो जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है लू शियो और चू चैन स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। अभी उन दोनों की नजरें एक मोटर बाइक पर पड़ती है। इनको वो बाइक बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वो बोलता है बड़ा होकर ना मैं ऐसी ही बाइक चलाऊंगा। शियो बोलता है लेकिन मुझे तो कार चलानी है ताकि मैं तुम्हारी फैमिली को लेकर घूम सकूं। अभी वहाँ पर शेनियान आता है। में ये बाइक उसी की होती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। शेनियान को पूरा यकीन था कि लियो शियो कभी किसी की कॉपी नहीं कर सकता। शियो से बोलता है मैं अपना प्रोडक्ट तुम्हें थोड़ा एडवांस बना कर दूंगा। शेनियान इसके लिए मान जाता है। वहाँ पर डेंडन आती है, शेनियान की बहन। दन लूशियो के साथ ही हाई स्कूल में पढ़ती थी। उसे देखकर बोलता है अरे तुम तो वही फेमस वायलिन प्लेयर हो ना। बोलती है हाँ मैं वही हूँ। के बाद वो लियोशियो को बोलती है अब मैं अब्रॉड से वापस आ गई हूँ, इसलिए पहले की तरह अब भी तुम्हें मेरी प्रैक्टिस को देखने के लिए आना होगा। लियोशियो जाना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी वो उसे हाँ बोल देता है। लियोशियो के वहाँ से जाने के बाद शेनियान डंडन को बोलता है मैंने कभी तुम्हें ये बात नहीं बताई ना कि मैं लियोशियो और चू चैन से कैसे मिला। बैक में दिखाया जाता है शेनियान को चू चैन और लियोशियो काफी ज्यादा पसंद आ गए थे। वो उसे बोलता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तब तुम दोनों मेरी बाइक का ध्यान रखना। शेनियान के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर एक बुली गैंग आती है और वो लोग शेनियान की बाइक के साथ छेड़खानी करने लग जाते हैं। जब ये दोनों बच्चे उन लोगों को रोकने के लिए जाते हैं तो ये लोग उन्हें भी मारते हैं। वहाँ पर शेनियान आ जाता है और ये नजारा देखकर वो बुली गैंग को मारने लग जाता है। अरे हिम्मत भी कैसे हो गई छोटे बच्चे पर हाथ उठाने की। वो लोग यहाँ पर ऐसे ही झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी पुलिस आकर इन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। उन सभी लोगों के जाने के बाद लियोशियो और चू चैन उस बाइक को खींचकर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों शेनियान के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन रात हो जाती है। चैन बोलता है मेरी मॉम मेरे लिए परेशान हो रही होगी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शिव पूरी रात शेनियान का इंतजार करता है। इस मॉर्निंग जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो वो लियोशियो को पूरी रात ऐसे बैठा हुआ देखकर उससे इम्प्रेस हो जाता है। प्रेजेंट में लियोशियो दंदन की प्रैक्टिस देखने के लिए जाता है। बोलता है बचपन की तरह तुम आज भी ना उतनी ही ज्यादा सीरियस हो। दंदन बोलती है स्कूल खत्म हो जाने के बाद मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था, लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाती थी, इस वजह से मैं इंट्रोवर्ट हो गई। लियोशियो वहाँ से जाने वाला होता है लेकिन तभी दंदन उसे अपने कॉन्सर्ट की टिकटें दे देती है। इसके बाद लियोशियो अपने सारे एम्प्लॉयज को लेकर दंदन के कॉन्सर्ट में आ जाता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद दंदन स्पेशली लियोशियो को थैंक यू बोलती है। सभी को दिखाती है कि उसने लियोशियो की कंपनी की ही वॉच पहनी है। दंदन एक फेमस सेलिब्रिटी थी, इसलिए उसके ऐसा करने पर लियोशियो की कंपनी का प्रमोशन हो जाता है। दिनों के बाद दंदन उसे फिर से अपने स्टूडियो में बुलाती है। वो उसे अपना नया म्यूजिक सुनाती है। उसके बाद वो उसे बोलती है आजकल मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं बच्चों को वायलिन बजाना सिखाऊंगी। ये सुनकर लियोशियो उसकी थोड़ी मदद कर देता है। दंदन के वापस आने की खुशी में ये सभी लोग मिलकर पार्टी करते हैं। इस पार्टी में जीमो अनाउंस करता है कि वो और चू याओ अब साथ में हैं। इसके बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। जीमो चीजी होते हुए बोलता है मैं सबको बताता रहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम तो ये बात कभी किसी को नहीं बोलती। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? तुम सच में मुझे पसंद करती हो ना तो सबके सामने मुझे किस करो। चैंग तो लियोशियो के एक्सप्रेशन को देख रहा होता है। जैसे ही चू याओ जीमो को किस करती है तो वो वहाँ से चला जाता है। देखकर चैंग भी उसके पीछे आ जाता है। अगले दिन जैसे ही चू याओ कंपनी में आती है तो सभी एम्प्लॉय उससे काफी अच्छे से बात कर रहे होते हैं। कोई उसे खाना ऑफर करता है तो कोई उसका काम भी कर देता है। पहले तो चू याओ को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जीमो ने सभी को बता दिया है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो लोग उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, वो जीमो से मिलती है और उसे बोलती है उन लोगों को बोल दो कि वो लोग मुझे स्पेशल ट्रीट ना करे, मैं ना अपने बलबूते पर ही कुछ करना चाहती हूँ। याओ से गुस्सा थी, इसलिए जीमो से मनाने के लिए उसके घर तक आ जाता है। अब वो दोनों घर के बाहर लड़ रहे होते हैं तो चू याओ की मॉम उन दोनों को साथ में देख लेती है। उसके पास आकर जीमो को लियोशियो कहकर बुलाती है तुम तो चू चैन के फ्रेंड लियोशियो हो ना, तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे। जीमो को भी चू याओ की मॉम की कंडीशन के बारे में पता होता है, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा कोऑपरेट कर लेता है। इसके बाद वो तीनों लोग जैसे ही घर के अंदर आते हैं चू याओ की मॉम जब जीमो को लियोशियो कहकर बुलाती है, ये देखकर लियोशियो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता था। इसके बाद चू याओ जीमो को बाहर छोड़ने के लिए आती है
मुंह से बोलता है अगर बचपन में लियोशू की जगह मैं आ गया होता तो आज तुम्हें ना मुझे भाई कहकर बुलाना पड़ता। सुनकर चुयाओ तो हंसने लग जाती है। ज़ीमो बोलता है हंसना ना बंद करो, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है। मैं तुम्हारे घर में ना अब दोबारा नहीं आऊंगा। बोलती ठीक है, अगर मेरी मॉम दोबारा तुम्हारे बारे में पूछेगी तो मैं उन्हें बोल दूंगी कि तुम अब्रॉड में गए हो। ज़ीमो बोलता हाँ ये ना बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है। ज़ीमो बहुत ही ज्यादा इमेच्योर और बच्चों जैसा था, इसलिए वो अपनी इस पर्सनालिटी को बदलने के लिए लियोशू के साथ इस पर काम करने के लिए लग जाता है। चैंग लियोशू को बोलता है तुम काफी ज्यादा ओवर टाइम कर रहे हो, तुम्हें ना अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगले दिन लियोशू ने वो एडवांस वॉच बना ली होती है। अपने एम्प्लॉय को बोलता है जल्दी से फैक्ट्री जाओ और इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो कि हमें इस वॉच को मार्केट में ना सबसे पहले लाना है। इधर दन दन लुशाओ से मिलने के लिए घर पर आ जाती है, लेकिन जब वो चुयाओ के लैपटॉप में उन दोनों की फोटो देखती है वो चुयाओ से पूछती है ये ज़ीमो किस टाइप का इंसान है। वो बोलती है बचपन में जब चुचेन की मौत हो गई थी उसकी मौत का सदमा ना मेरी मोम को लग गया था। हमारे पास मेडिकल बिल भरने के भी पैसे नहीं थे, तब ज़ीमो ने आकर हमारी मदद की थी और उसने हमें इस बारे में बताया भी नहीं। हाल ही में ही मुझे इस बारे में पता चला है। बचपन में ज़ीमो ने ही हमारा बिल पे किया था। सुनकर दंदन बोलती है लगता है ज़ीमो ना काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। इधर चैंग वो वॉच लेकर आ जाता है। लियोशू बोलता है पहला प्रोडक्ट मैंने अपनी मोम के लिए बनाया था और ये दूसरा प्रोडक्ट है ना मैंने चू चैन के लिए बनाया है। चैंग बोलता है तुम ना चू चैन की फैमिली के लिए ना कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। बोलता है बचपन में ना चू चैन को ना स्पोर्ट में ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, बड़ा होकर ना पीटी टीचर बनना चाहता था। जब वो ऊपर से मेरी इस वॉच को देखेगा वो पक्का बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। टैंग बोलता है तुमने तो अपनी जिंदगी को चू चैन की फैमिली के नाम ही कर दिया है। वो बोलता है इससे तुम्हें क्या मतलब है। इसके बाद लियोशू अपनी उस नई वॉच के साथ घर आ रहा होता है, लेकिन आते ही उसे एक बुरी खबर सुनने को मिलती है। क्या वो अपनी मॉम को बता देती है कि वो ज़ीमो के साथ रिलेशनशिप में है। मॉम उन दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर लियोशू तो काफी ज्यादा सेट हो जाता है। चाओ की मॉम जब ज़ीमो से उसके मॉम डैड के बारे में पूछती है ज़ीमो उन्हें बताता है कि वो दोनों अभी फिलहाल अब्रॉड में हैं। बोलती है लेकिन तुम्हारे डैड तो बचपन में ही गुजर गए थे ना। सुनकर ज़ीमो तो चुप हो जाता है, लेकिन लियोशू बताता है इसकी मोम ने ना दोबारा शादी कर ली थी। अपने फेस पर स्माइल करते हुए ये बात बता रहा होता है, लेकिन अंदर से उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। अगले दिन चुयाओ जैसे ही कंपनी में आती है तो मिस्टर फेंग उससे एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। मिस्टर फेंग को एक जमीन खरीदनी थी और इसके लिए एक ऑक्शन लगने वाला था। बोलती है ये तो मिस्टर हान ही डिसाइड करेंगे कि वो आपको फंड देना चाहते हैं या नहीं, एक बार मैं उनसे पूछ लेती हूँ। चुयाओ जब इस प्रोजेक्ट के बारे में मिस्टर हान से बात करने के लिए जाती है, मिस्टर हान उसे बोलते हैं कि हम उनकी कंपनी में न सिर्फ 50% ही इन्वेस्ट करेंगे। चुयाओ बोलती है मैंने इस प्रोजेक्ट को अच्छे से देखा है, काफी ज्यादा अच्छा है, आप इसे पूरा फंड क्यों नहीं दे देते हो। मिस्टर हान बोलते हैं भूलो मत कि तुम एक असिस्टेंट हो और मैं एक इन्वेस्टर हूँ, अच्छे से पता है कि कंपनी के लिए क्या सही है और क्या गलत है। चुयाओ ज़ीमो से इस बारे में बात करते हुए बोलती है फेंग का ये प्रोजेक्ट ना काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हारे डैड इसमें से 50% ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिस्टर फेंग की मदद करनी है, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं उनकी मदद कैसे करूं। लियोशू ने भी उन लोगों की बातों को सुन लिया होता है। अगले दिन जब चुयाओ कंपनी में जा रही होती है तो शो से किसी इन्वेस्टर को सजेस्ट करता है। वो इन्वेस्टर मिस्टर फेंग की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। चुयाओ की मदद करने के बाद सीधा कंपनी में आता है। यहाँ आकर पता लगता है कि उसके सिस्टम में कोई बग क्रिएट हो गया है। बोलता है मैंने जो वर्जन बनाया था ना वो अब तक का बेस्ट वर्जन था। मिस्टर वू की इतनी औकात ही नहीं है कि वो मेरे सिस्टम को हैक कर सके। लगता है यहाँ पर जरूर कुछ तो गड़बड़ हुई है। शिव बोलता है ये मिस्टर वू ना हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। हम ब्रेसलेट की जगह पर ना एक इलेक्ट्रॉनिक नेकलेस बनाते हैं। थोड़े दिनों बाद लियोशू की कंपनी काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट बना देती है। सीन में मिस्टर हान चुयाओ को मिस्टर वू की कंपनी का एक प्रोजेक्ट देते हैं। चुयाओ ये नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये मिस्टर वू की कंपनी थी, लेकिन मिस्टर हान को वो मना भी नहीं कर सकती थी। इसके बाद चुयाओ जब उस प्रोजेक्ट की डिटेल को पढ़ती है तो उसे पता लगता है लियोशू की कंपनी का कोड और मिस्टर वू की कंपनी का कोड दोनों ही सेम है। तो उसे शक होने लगता है कहीं लियोशू मिस्टर वू की कंपनी के प्रोडक्ट को चुरा तो नहीं रहा है। इसलिए वो इस बारे में लिन्यू से बात करने के लिए जाती है। लिन्यू से बताती है हमने दिन रात जग करना इस प्रोजेक्ट में काम किया था, लेकिन वो मिस्टर वू हर बार हमारा सिस्टम हैक कर लेता है। जो प्रोडक्ट लियोशू ने बनाया था वो तुम्हारी मोम के लिए था, दूसरा जो प्रोडक्ट था वो चूचेन के लिए था। जब हमने एडवांस टेक्नोलॉजी का एक नेकलेस बनाया वो भी उस मिस्टर वू ने कॉपी कर लिया। जाने के बाद चुयाओ सीधा घर पर जाती है। जाने के बाद लियोशू सीधा घर पर आती है। के बाद चुयाओ घर पर आती है और लियोशू से माफी मांगती है। वो बोलता है तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो। वो बोलती है क्योंकि मैंने तुम पे शक किया। मुझे मिस्टर हान ने ना मिस्टर वू की कंपनी का एक प्रोजेक्ट दिया था और मैंने देखा कि तुम दोनों की कंपनी के कोड ना एकदम सेम थे।
वो बताता है हमने सारे टेस्ट करा कर ना कल ही अपने नेकलेस को अप्रूव किया था। ये कैसे हो सकता है कि मिस्टर वो एक दिन के अंदर हमारे कोर को इतनी आसानी से चोरी कैसे कर सकता है? मुझे तो लगता है मेरी कंपनी में कोई मुझे धोखा दे रहा है। दिन जैसे ही वो कंपनी में आता है तो सारे एम्प्लॉयज को ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि इसमें से गद्दार कौन हो सकता है। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उनके एक एम्प्लॉय के फोन पर शी का कॉल आ जाता है। सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि हुआ के पास शी का नंबर कैसे आ गया। लियोशु उसे बोलता है फोन स्पीकर पर रख कर बात करो। शी उसे बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें 2 मिलियन मिल गए हैं तो फिर तुम हमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे अपनी कंपनी के फायदे के बारे में सोचना है और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी ही कंपनी वालों के साथ गद्दारी कर रहे हो। बोलकर शी कॉल कट कर देती है। सभी लोग उस पर चिल्लाने लग जाते, हुआ तुम में कोई इंसानियत है भी या नहीं? इस पर कितनी ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन तुमने कुछ पैसों के लिए हमारी टेक्नोलॉजी को बेच दिया। तुम चंद पैसों के लिए इतना ज्यादा गिर सकते हो, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। वह बोलता है मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं भी बाकियों की तरह पैसे कमाना चाहता हूँ। बताओ जरा मैंने क्या गलत किया? चैंग बोलता है तुम तो सच में एक बड़े बेशर्म आदमी हो। हम सभी लोगों ने उस प्रोजेक्ट पर साथ में मिलकर मेहनत की थी। वह बोलता है बेशर्म मैं नहीं तुम हो। हर दिन तुम लिन्यू के साथ फ्लर्ट करने में बिजी रहते हो, इसलिए मेहनत की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है। सुनकर चैंग उसे मारने के लिए जाता है। लिन्यू उन दोनों के बीच में आ जाती है। लियोशु बोलता है बस भी करो और हुआ को बोलता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके जाने के बाद लियोशु काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो चुयाओ को कॉल करता है। चुयाओ से पूछती है क्या तुमने ड्रिंक की हुई है? अगले दिन लियोशु जैसे ही उठता है तो कल रात जो हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। चुयाओ से पूछता है कि वो कल रात घर कैसे आया। चुयाओ बताती है तुम्हारे कॉल करने के बाद ना मैं तुम्हारे पास में आई थी। बैक में दिखाया जाता है चुयाओ जब लियोशु के पास आती है तो वो तो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। उसे बोलता है मैं इतने सालों से तुम्हें प्रोटेक्ट करता आ रहा हूँ, लेकिन अभी भी तुम मुझे अपना भाई समझ रही हो। मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ और ये फीलिंग कोई भाई बहन की फीलिंग नहीं है। ये सुनकर चुयाओ तो शॉक हो जाती है। प्रेजेंट में चुयाओ से बोलती कल रात तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। लियोशु बोलता है क्या सच में मैंने तुम्हें ऐसा कहा था? तो वो हाँ बोल देती है। तुम बिजनेस करने लगे हो, बड़े आदमी बन गए हो, तो क्या आप तो मुझे अपनी बहन नहीं बुलाओगे? तुम चाहे लाख बारी मना कर लो फिर भी मैं तुम्हारी बहन ही रहूंगी। लियोशु भी उसकी इस बात पर यकीन कर लेता है। जैसे ही वो कंपनी में पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि मिस्टर वू ने कोर चोरी करने पर उसे ही सू कर दिया है। बोलता ये तो हद हो गई है, मिस्टर वू ऐसा कर विक्टिम प्ले कर रहा है। मुझे बीजिंग जाकर हमारी कंपनी को सही साबित करने के लिए कुछ प्रूफ ढूंढने होंगे। यान लियोशु को मिलने के लिए बुलाता है। उसे बताता है आज की बोर्ड मेंबर की मीटिंग में ना सभी मेंबर्स ने ये कहा है कि हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करें। मैंने उन लोगों को काफी समझाया, लेकिन माफ करना अब मैं इसमें ना तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। इधर मिस्टर हान चुयाओ को अपनी कंपनी का वाइस एग्जीक्यूटिव बना देते हैं। ये सुनकर कुछ बोर्ड मेंबर्स तो शॉक ही हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर हान सभी को बोलते हैं शिनही जो की लियोशु की कंपनी है। कंपनी में ना कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो ये सही मौका है कि हम उसकी कंपनी को सही प्राइस में खरीद ले। ये सारा काम वो चुयाओ को करने के लिए देते हैं। चुयाओ से मना करने वाली थी क्योंकि वो उसके भाई की कंपनी थी, लेकिन मिस्टर हान उसे बोलते हैं मैंने ना तुम्हें वाइस एग्जीक्यूटिव बनाया है तो तुम मुझे निराश मत करना। के बाद चुयाओ लियोशु की कंपनी में आकर सभी लोगों को बोलती है हमारी कंपनी ना तुम्हारी कंपनी को खरीदना चाहती है। लिन्यू बोलती है बस 5 मिलियन। तभी दूसरा एम्प्लॉय बोलता है बाकी सारी कंपनियां तो हमें बस 3 मिलियन ही ऑफर कर रही हैं। हमारे हाथ कुछ ना, इससे अच्छा है कि हम 5 मिलियन में डील फाइनल कर ले। लेकिन लिन्यू फिर भी मना कर देती है। इवन लियोशु भी उसे मना कर देता है किसी भी कीमत पर अपनी कंपनी नहीं बेचूंगा। चुयाओ जब वापस आकर ये बात मिस्टर हान को बताती है तो वो बोलते हैं 5 मिलियन। मैंने उसे एक अच्छी अमाउंट ऑफर की है, हमारे पास ना बस 1 महीना है। अगर 1 महीने के अंदर उसने अपनी कंपनी को हमें नहीं बेचा तो उसके बाद मैं उसे 40 करोड़ तक नहीं दूंगा। जब इस बारे में जीमो को पता लगता है तो वो लियोशु के पास आता है और उसे बोलता है अगर तुमने अपनी कंपनी को मेरी डैड की कंपनी को नहीं बेचा तो वो मेरा और चुयाओ का ब्रेकअप करा देंगे। डैड ने बताया है कि चुयाओ अब हमारी कंपनी में वाइस एग्जीक्यूटिव बन गई है और अगर अगले 1 महीने में वो तुम्हारी कंपनी को बेचने में असफल रही तो उसका डिमोशन भी हो सकता है। तो तुम जरा ना सोच समझ कर फैसला लेना। ऊपर से मेरे डैड तुम्हें 5 मिलियन ऑफर कर रहे हैं तो ये कोई बुरी रकम थोड़ी है।
पैसों से तुम अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। लुशियो को पता नहीं था कि चू याओ वाइस एग्जीक्यूटिव बन गई है, इसलिए वो उसी की खुशी की खातिर अगले दिन मिस्टर हान को अपनी कंपनी बेच देता है। के बाद जब वो घर आता है तो काफी ज्यादा सैड होता है। डैड को उसकी कंपनी की सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता होता है। वो उसे मोटिवेट करने का ट्राई करते हैं। आज तक तुमने हमारी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। अगले दिन जीमो लियोशो को मिलने के लिए बुलाता है। उसे बोलता है तुम चू याओ के बायोलॉजिकल भाई नहीं हो, तुम्हारे भाई बहन का रिश्ता एक फेक रिश्ता है। चू याओ की फैमिली के लिए आज तक बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाने के बाद चू याओ की फैमिली का ध्यान मैं रख लूंगा। तुमने अपनी कंपनी को बेचा है, इसलिए अभी तुम्हें अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझ रहे होंगे। लिमो के जाने के बाद लियोशु लिन्यू से मिलता है। लिन्यू से बोलती है तुमने हमें बिना बताए कंपनी क्यों बेच दी, पर से चेंग भी यहाँ पर नहीं है। लियोशु बोलता है मैं तुम लोगों का टाइम ना बर्बाद नहीं करना चाहता था, पर से 5 मिलियन ये एक अच्छा अमाउंट है, इसलिए मैंने डील फाइनल कर ली। और सॉरी, ये फैसला लेने से पहले मैंने तुम लोगों से नहीं पूछा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। लिन्यू से पूछती है अब तुम कहाँ पर जा रही हो। वो बोलता है अब ना मुझे घर रेंट पर लेना है, मैं बस वही देखने के लिए जा रहा हूँ। सुनकर लिन्यू भी उसके साथ जाती है। घर पसंद आने के बाद लियोशु सीधा घर पर आता है। सभी लोगों को बताता है मैं ना फिर से स्कूल ज्वाइन करना चाहता हूँ, आज से मैं डोमेट्री में ही रहूंगा। याओ की मॉम इसके लिए मना कर रही होती है, लेकिन डैड उन्हें समझा देते हैं। दिनों के बाद बीजिंग से चैंग वापस आ जाता है। जब उसे पता लगता है कि लियोशु ने अपनी कंपनी बेच दी है तो वो बोलता है मेरी तो सारी मेहनत ही वेस्ट हो गई है, लेकिन अभी भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि लियोशु ने अपनी कंपनी बेच दी। लियो से पूछती है वैसे तुम बीजिंग से क्या लाए हो। बोलता है मेरे पास थोड़े से एविडेंस है, लेकिन और एविडेंस अगर मिल जाए तो हम पक्का इस केस को जीत जाएंगे। दिनों के बाद चू याओ लियोशु से मिलने के लिए आती है। बोलती है मॉम ना तुम्हें काफी ज्यादा याद कर रही है, तुम घर कब आने वाले हो। बोलता है मुझे तो लगा कि मॉम का ध्यान जीमो रख रहा होगा, जब तक जीमो वहाँ पर है मेरे ख्याल से मुझे वहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। के बाद दंदन लियोशु से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाती है। उससे पूछती है क्या तुमने जीमो की वजह से घर बदला है। बोलता है मैं चू याओ और जीमो के बीच में नहीं आना चाहता था, तो मैं सबसे अकेला रहकर अपने करियर के बारे में सोच रहा हूँ। दंदन उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। लियोशु से बताता है मुझे एग पसंद नहीं है, इसलिए वो मत डालना। कुछ देर बाद दंदन रामेन बनाकर लेकर आ जाती है। लियोशु उस रामेन को खाता है तो उसे एलर्जी होने लग जाती है। दंदन बोलती है मैंने एग नहीं डाला था, लेकिन जब वो उस रामेन के पैकेट को देखती है तो उसके इंग्रेडिएंट में एग होता है। सीन में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं जब उसको एलर्जी थी तो तुम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना। मुझे पता है कितना ज्यादा रिस्की है, लेकिन शुक्र मनाओ कि उसे सिर्फ फीवर ही हुआ है, लेकिन आगे से तुम लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। सुनकर दंदन चू याओ से माफी मांगती है, ये मेरी लापरवाही है। चू याओ तो उसे कोई भाव नहीं देती और जेलस होकर लियोशु के पास आ जाती है। वो तो दंदन को लियोशु के आसपास भी भटकने नहीं देती। जो तो बेहोशी में ही चू याओ का हाथ पकड़ लेता है। दिनों में उसका नाम बड़बड़ाने लग जाता है, जो सुनकर वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। इसके बाद दंदन जब फिर से वहाँ पर आती है तो चू याओ से बोलती है तुम इसका ध्यान रख लेना। ये बोलकर वो जीमो के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दंदन जब उसके पास आकर बैठती है तो वो देखती है लियोशु नींद में भी चू याओ का ही नाम ले रहा है। देखकर दंदन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अगले दिन लियोशु को जब होश आता है तो दंदन से पूछता है क्या पूरी रात तुमने ही मेरा ध्यान रखा। वो हाँ बोल देती है। इवन वो ये बात भी नहीं बताती कि चू याओ भी उसे देखने के लिए आई थी। अगले सीन में लियोशु डेटा कलेक्शन का काम कर रहा होता है। कुछ दिनों के बाद दंदन उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे बोलती है तुम मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हो, वैसे क्या तुम फिर से अपनी कंपनी को शुरू करने वाले हो। वो बोलता है मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि मैं गिव अप कर रहा हूँ। दंदन बोलती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम मेरे भाई की कंपनी में काम कर लो, लेकिन हर बार तुमने मना कर दिया। क्या तुम सिर्फ चू याओ की बात ही मानोगे। फिर भी तुम थोड़ा रूड होकर बात कर रहे हो, लेकिन जब तुम चू याओ के साथ होते हो ना तो एकदम अलग इंसान बन जाते हो। उस दिन जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे ना तब चू याओ तुम्हें देखने के लिए आई थी। बोलता है अगर वो आई थी तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। दंदन बोलती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
चुयाओ के वहाँ से जाने के बाद भी तुम बस उसी का ही नाम लिए जा रहे थे। सब सुनकर मुझे तो काफी ज्यादा बुरा लगा। बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी इस फीलिंग को ना एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में ऑलरेडी एक लड़की है और उस लड़की को ना तुम अच्छे तरीके से जानती हो। के बाद मिस्टर हान हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर से बताते हैं काम का कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हो, इसी वजह से तुम्हें कैंसर हो गया है। दूसरी तरफ जीमो चुयाओ को शादी करने के लिए प्रपोज करता है तो चुयाओ उसे हाँ बोल देती है। यहाँ पर लियो शू चुयाओ के घर पर आया होता है, सोच रहा होता है कि आज मैं चुयाओ को ना अपने दिल की बात बता दूंगा। के बाद जब चुयाओ घर पर आती है तो वो ल्यूशो को देखकर अपनी रिंग छुपा देती है। ल्यूशो उसे बोलता है मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर के बाहर होते हैं। इसके बाद वो उसे बोलता है मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ। वो बोलती है मुझे मालूम है। वो बोलता है तुम्हें कैसे पता चला? क्या बोलती है उस दिन जब तुम ड्रंक थे तो तुमने मुझे कन्फेस किया था। बात अगले दिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं तुम्हें सच बता दूंगी तो तुम मुझसे दूर चले जाओगे और हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा।